हाय एवरीवन। तो अपना चल रहा है कंपनी का थ्योरी पार्ट और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, तो उसको पहले देखना, फिर ये पार्ट 2 को देखना। ठीक, तो चलो फिर अच्छा क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए शेयर होल्डर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए शेयर होल्डर एंड ए डिवेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर एक होता है और दूसरा होता है डिवेंचर होल्डर। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ ओनरशिप। दोनों में क्या अंतर है? ओनरशिप, ए डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर कौन कहलाता है? जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर खरीद के रखा है कंपनी का, क्या शेयर। और डिवेंचर होल्डर कौन होता है? ए डिवेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर, इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर है कंपनी का, इसका मतलब ये है कि कंपनी वाला तुमको पैसा चुकाएगा। कंपनी वाला तुमसे लोन लेके बैठा हुआ है। क्या लेके बैठा है? लोन लेके बैठा है। और वो लोन कौन चुकाएगा? कंपनी चुकाएगा। ठीक है, तो तुम एक लेंडर है। क्रेडिटर मतलब लेंडर बोल सकता है। ठीक है, तुम कंपनी को लोन दिया है। कौन दिया है? तुम पब्लिक है, तुम लोन दिया है कंपनी को। ठीक है, तो वो होगा क्रेडिटर। चलो नेक्स्ट देखो, वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव वोटिंग राइट्स इन कंपनी डिसीजंस। तो शेयर होल्डर जो है, जिसके पास कंपनी का शेयर है, उसके पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होता है। इधर आ जाओ, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न्स। शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स, प्रॉफिट मिलता है, व्हिच आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, किसी साल कम हो गया, किसी साल ज्यादा हो गया, तो फिक्स नहीं है। व्हिच आर वेरिएबल एंड नॉट गारंटेड। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स, इनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है रिस्क। शेयर होल्डर्स हैव शेयर होल्डर फेस हायर रिस्क एज देयर रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। अब जैसा कंपनी करेगा, जैसा प्रॉफिट कमाएगा कंपनी, उस हिसाब से उसको रिटर्न भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके पास जो है रिस्क ज्यादा है। ठीक है, इसके पास क्या है? रिस्क ज्यादा है। किसके पास? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर के पास क्यों? क्योंकि इसका रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी अगर अच्छा किया तो उसको पैसा मिलेगा, नहीं किया नहीं मिलेगा डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर्स फेस लोअर रिस्क विद प्रायोरिटी पेमेंट्स। इनके पास रिस्क कम होता है, ये लोग कम रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि इनको एक फिक्स्ड पेमेंट तो मिल ही रहा है और इनके इनके पास प्रायोरिटी भी हो रहा है पेमेंट्स का। इनको पहले पैसा दिया जाएगा, कुछ भी पैसा अगर कमाया कंपनी तो फिर पैसा अगर बचा तब जाके मिलेगा शेयर होल्डर्स वाले को। तो इनका जो रिस्क है वो कम है। किसका? डिवेंचर होल्डर्स का। नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्लेम ऑन एसेट्स। बिजनेस के कंपनी के पास जो एसेट्स है उन उसके ऊपर में क्लेम, कौन क्लेम पहले कर सकता है? तो देखो इधर हम क्या बोल रहे हैं, shareholders have a residual claim on assets after all debts are settled। कंपनी अगर मान लो बंद हो रहा होगा तो पहले सबसे पहले कंपनी का जो भी लोन है, जो भी पैसा चुकाना है, पहले चुकाया जाएगा उनको बेच बाच के। पैसा अगर कुछ बचा तब जाके इन शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन इधर आ जाओ, डिवेंचर होल्डर्स हैव ए हायर क्लेम ऑन एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। इनके पास जो क्लेम है वो ज्यादा है। पैसा अगर कंपनी अगर बिक रहा है तो पहले इनको पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद में फिर बाकी लोगों को मिलेगा। तो इनके पास में जो इनके पास क्या है कि हैव हायर क्लेम ऑन एसेट्स। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अब देखो होता ये है कि जैसे कि मान लो टोटल कंपनी के पास में शेयर 10 ही शेयर है देने के लिए। कंपनी के पास में टोटल शेयर 10 ही शेयर है और पब्लिक जो है वो बहुत सारा पब्लिक अप्लाई कर दिया है खरीदने के लिए। हर एक आदमी को चाहिए ये शेयर। तो इस केस में क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। मतलब शेयर तो कम ही है लेकिन अप्लाई करने वाला, खरीदने वाला आदमी ज्यादा हो गया है। होता क्या है कि पहले कंपनी बोलता है कि ये मेरा शेयर है, जिसको जिसको चाहिए वो अप्लाई करो। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारा आदमी अप्लाई कर देता है कभी कभी। अब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, बहुत सारा कंपनी के पास पैसा आ गया लोगों का, पब्लिक का।
लेकिन शेयर तो लिमिटेड ही है, 10 ही शेयर देने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब बहुत सारा अप्लाई हो गया है। तो अब इस केस में ये जो टोटल 10 ही शेयर है, ये कैसे दिया जाएगा, कैसे अलॉट किया जाएगा लोगों को? ठीक है, सवाल ये है। एक तरीके से और समझो, अब जैसे कि तुम कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो मान लो कॉलेज के अंदर 10 ही सीट है, 10 ही सीट है, कॉलेज के अंदर 10 ही सीट है। लेकिन वहां पे क्या हो गया, बहुत सारा आदमी अपना फॉर्म भर दिया, जो फॉर्म भरने वाला वो आदमी कितना हो गया, वो 50 हो गया। लेकिन सीट तो यहाँ पे 10 ही है ना, 10 ही आदमी का एडमिशन हो सकता है। लेकिन हुआ यहाँ पे ये है कि टोटल कितना बच्चा अप्लाई कर दिया, 50 अप्लाई कर दिए, तो 40 तो ज्यादा अप्लाई कर दिया ना, अब एडमिशन मिलेगा किसको? तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस केस में कंपनी किसको शेयर अलॉट करेगा, किसको शेयर देगा? तो यहाँ पे आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कहानी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो कैसे अलॉट करें? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है, क्या चाहिए इसको और करना क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। तो when a company experiences oversubscription for its shares, the following process is, तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रोसेस क्या है? रिसीविंग एप्लीकेशन। पहला है रिसीविंग एप्लीकेशन। द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शेयर्स थ्रू ए प्रोस्पेक्टस एंड इन्वेस्टर्स इंडिकेट देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स। तो जैसे कॉलेज में भी जब देखा, तो एडमिशन जब करवाया जाता है तो तुमको फॉर्म मिलता है और साथ में क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टस, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मिलता है। कॉलेज वाला बताता है उसके अंदर कि क्या क्या है, कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स है, कॉलेज के अंदर कौन सा टीचर है, वगैरह वगैरह सब कुछ क्वेश्चन कॉलेज वाला बताता है। वैसे ही कंपनी वाला जब तो अप्लाई करेगा तो कंपनी वाला क्या देता है, एक प्रोस्पेक्टस देता है। और उस हिसाब से जो इन्वेस्टर है, जो उस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो लोग अपना डिजायर बताता है कि हमको कितना शेयर चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स इंडिकेट देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमको चाहिए, मान लो हम इन्वेस्टर है और हमको उस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो हम तो बताएगा ना कि हमको 10 शेयर चाहिए, उस फॉर्म के अंदर हम बताएगा। तो ये हो गया रिसीविंग एप्लीकेशन। तो कंपनी वाला रिसीव करता है क्या, एप्लीकेशन, जैसे कॉलेज वाला रिसीव करता है। तो चलो ये बात समझ में आ गया कि पहले एप्लीकेशन रिसीव होता है कंपनी के द्वारा। ठीक, कंपनी रिसीव कर लिया, किससे? आम पब्लिक से, इन्वेस्टर से। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग ओवर सब्सक्रिप्शन आफ्टर द एप्लीकेशन पीरियड। एक बार एप्लीकेशन पीरियड खत्म हो गया, मतलब रिसीव करने वाला टाइम खत्म हो गया, अब बंद हो गया नया और एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगा। द कंपनी compares total application with available shares to identify over subscription। तो कंपनी देखता है कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है क्या, ये कंपनी वाला देखता है। तो इसको हम लोग बोलता है डिटरमाइनिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये क्या है? शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। एप्लीकेंट्स रिसीव्स ए पोर्शन relative to their application. For example, if 100 shares were available, 1000 shares were available, and applications total 2000, applicant may receive 50% of what? तो यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है? अब मान के चलो कि टोटल जो शेयर है वो तो 1000 शेयर ही है, एप्लीकेशन कितना आ गया, 2000, मतलब डबल आ गया। एप्लीकेशन कितना आ गया, डबल आ गया, 2000 आ गया। तो इस केस में क्या होगा, ईच एप्लीकेंट में रिसीव 50% ऑफ व्हाट दे रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे बात ऐसा है ना कि टोटल 1000 शेयर ही है और टोटल एप्लीकेशन कितना आ गया, 2000 का, मतलब डबल आ गया है। तो इस केस में क्या होगा, मान लो हम अगर 10 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो हमको कितना मिलेगा, हमको 5 ही मिलेगा। कोई आदमी 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितना, ईच एप्लीकेंट में रिसीव 50% ऑफ व्हाट दे रिक्वेस्टेड। आगे बात समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट। इस हिसाब से प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट रिसीव द फुल नंबर ऑफ शेयर्स। अब जैसे कि हम तो 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, सॉरी हम तो 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमको मिला कितना, हमको तो 5 ही शेयर मिला। तो जब हम अप्लाई करता है ना, हम 10 शेयर के लिए, तो हम 10 शेयर का पैसा ही दे देते हैं। जो इन्वेस्टर है वो जब अप्लाई करेगा तो वो 10 शेयर का ही पैसा उसको देगा कंपनी वाले को।
अब कंपनी तुमको कितना किया, तुमको तो 5 ही शेयर दिया वापस। कंपनी तुमको 5 ही शेयर दिया, तुम तो अप्लाई 10 के लिए किया था, तुमको तो 5 ही शेयर मिला। 5 शेयर का तो पैसा तुम ज़्यादा दे रखा है कंपनी को, तो वो पैसा तुमको कंपनी वाला क्या करेगा, रिफंड कर देगा, वापस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट तुमको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। द कंपनी इन्फॉर्म्स एप्लीकेंट्स of their allotment and issues share certificates or electronic shares to confirm ownership। इसका सारा काम हो गया, रिफंड विफंड सब हो गया। उसके बाद में क्या होगा, कंपनी सबको बता देगा कि हाँ तुमको देखो तुमको इतना अलॉटमेंट हुआ है, और तुम उसके साथ ही तुमको क्या शेयर जो भी इशू है ना उसका सर्टिफिकेट दे देगा, या फिर उसको आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जाता है। तो वैसे तुमको ओनरशिप दे दिया जाएगा कि इतना शेयर तुम्हारा हिसाब से हो गया है। तो ये जो पूरा टोटल जो कहानी है वो इस तरीके से होगा। किस केस में, जब कंपनी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही हम लोग जो पीएल अकाउंट बनाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाता है, तो इन सब चीज़ों को ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर रेशियो वगैरह निकालता है कंपनी का, तो ये सब चीज़ क्या है, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट वगैरह बनाता है, तो ये सब क्या है, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिससे हमको मालूम चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या फिर बिजनेस के अंदर एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ठीक है। और कंपनी का कैश फ्लो से हमको ये मालूम चलता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रहा है, रेशियो से हमको ये मालूम चलता है कि किस हिसाब से कंपनी चल रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन बोलता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंशन ऑब्जेक्टिव किस चीज का, ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, इसको बनाए क्या फायदा है। तो पहला बोलता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमको क्या देता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। ऑफर crucial insights into a company's financial performance and position for stakeholders। अब तुम इस कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है, तुम इस किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा है, तो तुमको तो पता होना पड़ेगा ना वो कंपनी कैसा कर रहा है, कुछ पैसा कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है, कैसा चल रहा है कंपनी में, वो चीज हमको क्या कौन बताता है, वो हमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताता है ना, क्योंकि हम तो शेयर होल्डर है, हमको तो उस कंपनी के बारे में अंदर क्या चल रहा है हमको पता नहीं, हमको कैसे मालूम चलेगा, हमको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम चलेगा। हम शेयर खरीद दिया, हम चुपचाप नहीं बैठ सकता, हमको तो पता होना पड़ेगा कि हमारा पैसा लगा हुआ है इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ, एसेस प्रॉफिटेबिलिटी। इवैल्यूएट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिटेलिंग रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है, हम पता लगा सकता है कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रखा है, जिससे हमको मालूम चलेगा कि कंपनी में टोटल रेवेन्यू कितना कमा रहा है, मतलब कंपनी कितना बेच रहा है, रेवेन्यू तो सेल्स, टोटल सेल्स कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, किस चीज में खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, और इसका नेट इनकम कितना हो रखा है। तो ये सब चीज हमको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मालूम चलेगा। चलो ये भी समझ में आ गया। इवैल्यूएट फाइनेंशियल पोजीशन, इवैल्यूएट फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी टू एसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिजनेस पैसा कमा रहा है तो क्या करेगा बिजनेस तो कंपनी क्या करेगा, कुछ एसेट भी खरीद सकता है। एसेट क्यों, क्योंकि अगर मान लो कंपनी के पास पहले एक ही मशीन है, एक मशीन और खरीद दिया इस साल वो, तो ये सब क्या होता है, कंपनी एसेट वगैरह खरीदते रहता है, जिससे उसका क्या उसका काम बढ़ता रहे। और साथ ही साथ उसका लायबिलिटी भी देखना जरूरी है कि कंपनी लास्ट टाइम देख रहा था कि लायबिलिटी इतना है, अब इस साल वाई हो गया। इससे हमको ये मालूम चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि बिजनेस का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, जिससे हम पता कर सके कि हाँ बिजनेस में कुछ ज्यादा कर्जा तो नहीं हो गया। और एसेट अगर आया, अगर पैसा कहीं गया है मान लो, तो वो पैसा कहाँ गया, किस चीज में इन्वेस्ट हुआ है, कुछ नया एसेट खरीदा है क्या, तो वो हमको इससे मालूम चलता है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तुमको सारा कुछ दिख जाएगा, एसेट लायबिलिटी कहाँ बैलेंस शीट के अंदर दिख जाएगा कंपनी का। फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, एसेट्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस बाय कंपेयरिंग
एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो मैनेजमेंट है उसको भी मालूम चलता है कि आगे हम लोग को क्या प्लानिंग करना है। अब उससे क्या होगा, तुमको मालूम चल जाएगा ना कि अगर मान लो इस साल एक्स कमाया पैसा, तो अगला साल भी तो उतना ही उससे उसके ऊपर नीचे ही होगा। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेगा, अपना बजट बनाएगा कंपनी का कि इतना हम लोगों को एम्प्लॉय रखना है, इतना हमको खर्चा करना है, इसमें हमको इतना इतना पैसा फंसाना है किसी प्रोडक्ट में, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें कितना खर्चा होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब सारा चीज किससे मालूम, किससे हम लोग पता करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही हम लोग अपना प्लानिंग बना सकता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को, कंपनी को चला रहा है, उनको हेल्प करता है ये कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज में, इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब डेली का काम वगैरह, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजट्स। चलो ये भी बात समझ में आ गया कि प्लानिंग वगैरह जैसे होगा वो हम लोगों को यहाँ से पता कर सकता है, हम लोग देख सकते हैं कि आगे क्या प्लानिंग करना है, कैसे ऑपरेशन को बढ़ाना है। मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो एंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद रेगुलेशंस प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। तुम क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम इशू कर दिया अपना कंपनी का, तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, जितना भी शेयर होल्डर है उन सबको पता रहेगा कि हाँ ये कंपनी ठीक है, अपना सारा टाइम टू टाइम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है। तो उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अब देखो, अब होता क्या है कि बहुत सारा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह करना होता है कंपनी के अंदर। तुम ऐसा नहीं कि अपना मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कंपनी का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, उसके अनुसार ही तुमको सारा काम करना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुमको उस कंपनी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही काम करना है। तभी क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहता है बिजनेस के अंदर। तो वो कहाँ से मालूम चलेगा हमको, वो भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम चलेगा, जिससे हमको देख के हम पता कर सके कि हाँ कंपनी सही काम तो कर रहा है। नेक्स्ट है एड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एड मतलब help investors and creditors analyze risks and return potential for investment or lending decisions। चलो ठीक है, अब मान लो हमको इन्वेस्टर है, हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो हम सबसे पहले कंपनी क्या देखेगा, हम सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि कंपनी का क्या हो चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रखा है, आगे प्रॉफिट कितना कर सकता है कंपनी का प्लानिंग क्या है, आगे 5 साल 6 साल 10 साल आगे का प्लानिंग क्या है। एक बार हम ये सब समझ गया तभी हम डिसाइड करेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, हेल्प इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एनालाइज रिस्क एंड पोटेंशियल रिटर्न, मतलब कितना रिटर्न हो बन सकता है आगे चल के, या फिर अगर रिस्क है तो कितना रिस्क है, कहाँ रिस्क है, फॉर इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग डिसीजंस। आया बात समझ में। अब तुम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंशन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशन मतलब क्या चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इसका लिमिटेशन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पहला देखो, पहला क्या बोलता है, पहला इसका लिमिटेशन जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हिच में नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यूज लीडिंग टू पोटेंशियली मिसलीडिंग असेसमेंट्स। तो इसका पहला जो लिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ये है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस लेके चलता है, पुराना वैल्यूज वगैरह ही दिखाता है। तो पुराना वैल्यूज के हिसाब से ही ये काम करता है। तो हो सकता है कभी कभी कि ये सही पिक्चर ना दिखाए, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको मिसलीड भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग पूरा पिक्चर ना दिखे कंपनी का। तो ये पहला हो गया। दूसरा, non financial information, these statements do not capture qualitative factors like management efficiency, brand value or market condition that impact overall performance। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तुमको दिखता क्या है, तुमको ये दिखता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस के अंदर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। बिजनेस जो चला रहा है वो चला कौन रहा है, वो तो कोई इंसान ही चला रहा है, कोई लोग चला रहा है, कोई पर्सन चला रहा है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन चला रहा है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ना हम लोगों को उनका एफिशिएंसी जो है वो हम लोग नहीं, कि वो जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठा हुआ है क्या वो काबिल है उस कंपनी को चलाने के लिए, वो हम लोगों को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलता है। हम आम पब्लिक जो है उनको पता नहीं चलता है।
ब्रांड वैल्यू क्या है, या फिर मार्केट कंडीशन कैसा है, ये चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ नंबर दिखता है, ये इसका लिमिटेशन है। क्या हम लोग जो मैनेजमेंट है उसका एफिशिएंसी नहीं देख सकता। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सब्जेक्टिव एंड एस्टिमेट्स क्या बोल रहा है? द प्रिपरेशन ऑफन involves estimates and judgments. Example, depreciation methods which can introduce bias and तो ये बात ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कभी कभी तुम्हारा एक एस्टिमेट्स पे चलता है। ठीक, एस्टिमेट्स पे चलता है। जैसे कि मान लो हम एक मशीन खरीद लिया 1 लाख रुपए का, अब हर एक साल हम लोग एक डेप्रिसिएशन मारता है उस पर, मान लो 10% मारा हर एक साल, तो वो जो मशीन है जरूरी नहीं है कि उसका हर एक साल 10% ही कम हो, क्योंकि ये एस्टिमेट है ना। हम मान के चलाए, हम तो मान के यही चला है कि 10% डेप्रिशिएट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो मशीन ज़्यादा भी खराब हो सकता है, उसका ज़्यादा वैल्यू भी गिर सकता है। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग को दिखता है, तो वहाँ पे थोड़ा गलती हो सकता है। ये इसका एक लिमिटेशन है। क्यों, क्या लिमिटेशन है? ये एक एस्टिमेट लेके चलता है, एक जजमेंट लेके चलता है, ये एक्चुअल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन ये है, ये सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेट्स को लेके चलता है आगे। ये भी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है टाइमिंग इश्यूज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, क्वार्टरली और एनुअली, potentially missing a complete view of company's financial health during fluctuating market conditions. अब होता यह है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी वाला इशू करता है, या तो वो एनुअली करेगा, मतलब साल में एक बार, या फिर क्वार्टरली भी करता है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, ठीक है। एक क्वार्टर मतलब हर एक 3 महीना बाद, हर एक 3 महीना बाद ये अपना स्टेटमेंट इशू करता है। बात समझ में आ गया? तो अब इसका बोलने का मतलब ये है कि टाइमिंग इशू भी हो सकता है। अब इस 3 महीना के अंदर ही कुछ कंपनी के अंदर हो गया, हम तो मान लो हम यहाँ बैठा है, ये क्वार्टर खत्म हो गया, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये हम तो ये पिछला 3 देख रहे हैं ना, हम तो ये जो पिछला तीसरा जो 3 महीना का हिसाब किताब है वो देख रहे हैं। अब हम यहाँ बैठा हुआ है, अब हम तो यहाँ पे बैठा हुआ है और हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर। अब इस 3 महीने के बाद में कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया, हम एक बार इन्वेस्ट करके बैठ गया, तो अपना फंस भी सकता है ना। तो इस वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, टाइमिंग इशू भी हो सकता है। समझा? टाइमिंग इशू भी हो सकता है, वो बात बोल रहा है यहाँ पे। चलो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, दे में एक्सक्लूड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज ऑफ बैलेंस, दे में एक्सक्लूड relevant information such as of balance sheet liabilities, leading to an incomplete understanding of obligations and risks. अब देखो लाइबिलिटीज के अंदर क्या होता है, आज का डेट में जो कंपनी में जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर वही दिखता है। लाइबिलिटी के अंदर कंपनी के अंदर आज के डेट में जो लाइबिलिटी है वही दिखता है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर एक नया लाइबिलिटी भी आ सकता है। अचानक से मान लो कोई कोर्ट कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ नया रूल लागू हो गया, ठीक है, कि जो टैक्सेशन है वो बढ़ गया, तो वो सब जो चीजें वगैरह है वो बैलेंस शीट में आगे चल के आता है। जब एक बार हो जाता है तब वो दिखता है। तो उसके वजह से क्या होता है, लीडिंग टू इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग और ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क। आया बात समझ में? तो कभी कभी चीजें क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेशन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि जो लाइबिलिटीज वगैरह है वो तो तुमको फ्यूचर में दिखेगा, क्योंकि लाइबिलिटीज यहाँ पे जो दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर आज जो दिख रहा है वो तो आज का ही है। अब अचानक से मान लो तुम इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में, पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, शेयर वगैरह खरीद लिया। अब खरीदने के बाद में अचानक से तुमको मालूम चला कि जो गवर्नमेंट है या फिर अलग से कोई कोर्ट कोई नया जजमेंट पास कर दिया इस बिजनेस के ऊपर में कि एक नया लायबिलिटी आ गया, तो तुम तो फंस जाएगा कि कंपनी का ऊपर लायबिलिटी नया आ गया। तो एक बार जब लायबिलिटी आ जाता है ना नया, तो कंपनी में फर्क पड़ता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो उसके वजह से भी एक यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा सच्चाई नहीं बताता है बैलेंस शीट हम लोग। ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गया।
तो एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ वापस से। तो पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, मतलब ये पुराना नंबर वगैरह लेके आगे चलता है, तो इससे कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है असेसमेंट में, हम लोगों को देखने में गलती भी हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हम लोगों को नहीं पता था, जैसे कि मैनेजमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं है, उसका ब्रांड वैल्यू वगैरह क्या है, तो ये चीज वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव एंड एस्टिमेट्स। तो इस बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा ऐसा अमाउंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बहुत सारा जो अमाउंट होता है, फिगर होता है, जो कि एस्टिमेट्स होता है, एक अनुमान होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह। नेक्स्ट है टाइमिंग इशू। टाइमिंग इशू मतलब तुमको पता ही है, जैसे कि जो स्टेटमेंट वगैरह होता है वो तो क्वार्टरली या फिर एनुअली इशू होता है, तो उसके बीच में भी कुछ अगर घटना हो जाए तो वो तो मिस रह गया, तो इसकी वजह से हम लोग एक मिस कर सकता है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ। चलो ठीक है। नेक्स्ट है नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा खुला हुआ चीज नहीं दिखता है बैलेंस शीट के अंदर। कभी कभी अचानक से कोई लायबिलिटी आ गया कंपनी के ऊपर, तो वो चीज हम लोगों को आज के डेट में बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, फ्यूचर वाला। तो ये सब सारा था इसका लिमिटेशन। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है, तो इसको देख के जाना बढ़िया से। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखता है, बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेगा, ठीक है। चलो।